हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पाल। सामान्य अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्री तल कहाँ से नापा जाता है? तो यह नापा जाता है चेन्नई से। अब बात आती है कि यह औसत समुद्री तल कौन सा है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि निम्न स्थान, कोई भी स्थान, उसकी हाइट या पूछते हैं समुद्र तल से कितनी इसकी हाइट है। तो वो जो समुद्र तल से जो उसका आधार माना गया वह चेन्नई माना गया। चेन्नई से वह हाइट होती है जो कि एक औसत तल का निर्धारण किया गया है। तो वह स्थान है चेन्नई अर्थात मद्रास। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो समुद्र जो तटीय क्षेत्र है भारत का, वहाँ से 12 मील समुद्री मील है, जिसको नॉटिकल कहा जाता है। तो ये 12 समुद्री मील है जो कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए, जैसे कि हमारा ये मानचित्र होता है, भारत का मानचित्र है, और इसमें यहाँ पर ये हो गया आपका खंबात की खाड़ी से होता हुआ, ये भारत का जो दक्षिण भारत का एरिया हो गया ये। तो इसमें यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है पूरा, जो इसके 12 किलोमीटर दायरे तक, 12 किलोमीटर का जो एरिया होगा ये समुद्री मील है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको बोला गया है प्रादेशिक जल क्षेत्र। 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा समुद्र तट से लगता हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। अब इसमें ये कौन सी तट रेखा है, इसमें भी यही देखेंगे हम। इसमें जैसे कि अभी दक्षिण भारत का मैप है, और इसमें यहाँ से लेकर के गुजरात, ये जो जगह है गुजरात से लेकर के संपूर्ण इधर आप पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है इसकी पूरी जो हाइट लंबाई है इस पूरे क्षेत्र की, जो तटीय क्षेत्र है इसकी है 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर भारतीय तटरेखा है। तो ये इसको माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य का है, गुजरात राज्य का। नेक्स्ट, भारत की समुद्र तट रेखा कितने राज्यों से लगती है? तो भारत की समुद्र तट रेखा 9 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगते हैं? भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं? इसमें देखते हैं, इसमें 9 राज्य हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। और यहाँ पर देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम मानचित्र के हिसाब से देखें, एक थोड़ा सा ब्रीफ बना करके देखते हैं, तो इसमें ये आपका दक्षिण भारत का है। तो यहाँ पर आएगा गुजरात, ये गुजरात बन जाएगा। उसके नीचे आएगा महाराष्ट्र, उसके नीचे आएगा कर्नाटक, और फिर गोवा, ठीक है। फिर उसके बाद में केरल, और यहाँ पर आ जाएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो तटीय राज्य हैं 9 राज्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसके लिए उपयोग में लाया जाता था? तो हिंद महासागर के लिए रत्नाकर शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, जो तट है, उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केप कोमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अब केप कोमोरिन कहाँ पर है? ये देखिए, केप कोमोरिन होगा, जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है, और इधर से देखिए, तो यहाँ पर जो ये जगह होगी, ये जो जगह है यहाँ पर, ये जगह को कहा गया केप कोमोरिन। बिल्कुल आप एकदम लास्ट में चलें, हम देखते हैं कि देखिए नक्शा है हमारा दक्षिण भारत का, ये तो जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को केप कोमोरिन कहा गया है।
और ये जगह कन्याकुमारी के नाम से जानी जाती है। इसी जगह को कहा जाता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो बिल्कुल लास्ट में जो दक्षिण भारत का आगे का जहाँ पर तमिलनाडु और केरल का जो पॉइंट मिलते हैं उस जगह को कन्याकुमारी कहा गया है। नीचे ये आपका हिंद महासागर में पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित कौन सा तट है? तो वह कोरोमंडल तट है। यानी कि कैप कॉमोरिन और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम, अब अगला है इसमें इतिहास के क्वेश्चन हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शासक के समय आया था? इब्न बतूता भारत में किस शासक के समय भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लेते हैं, इब्न बतूता भारत में किस शासक के समय भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और ये मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये, तो मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, होली त्योहारों में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं, होली त्योहारों में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। तो होली त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली पर शासक कौन बना? तुगलक वंश का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों के लिए एक कार्यालय खोला था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक कार्यालय खोला। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम रहते थे या उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने दीवान ए खैरात, ये विभाग का नाम है, दीवान ए खैरात स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके द्वारा दान वगैरह दी जाती थी, तो इसलिए दीवान ए खैरात विभाग खोला गया था। सेना के घोड़े दागने की प्रथा किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लोक निर्माण विभाग यानी कि जिसने सड़कें वगैरह या रास्ते बनाने के लिए एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, वह की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता हमें प्रदान होती है? तो यहाँ पर एकल नागरिकता मिलती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पर है या प्रावधान कहाँ पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब बात आती है कि एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है। भारत में ये होता है कि एकल नागरिकता यहाँ पे सिर्फ राष्ट्र की नागरिकता होती है। हमारी सबकी नागरिकता क्या है? हम भारतीय हैं, तो हमारी जो एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा, हमारा अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पर राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। नागरिकता जो होती है हमारे यहाँ वो भारतीय की नागरिकता के नाम से जाना जाता है, वो इस प्रकार से। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार से दोहरी नागरिकता है। जबकि हमारे यहाँ भारत में एक ही नागरिकता है जो कि देश की नागरिकता के नाम से जिसको जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, प्रेरणा वहाँ से हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ दी गई है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
संविधान में कहाँ दी गई है? तो यह भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में और प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य हैं? क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में वाद नहीं किया जा सकता, इन पर कोई, यानी कि न्यायालय में इनको नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है, न्यायालय में ले जाने से मतलब ये कि जो जैसे कि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये कहा गया है कि निम्न कार्य राज्यों को करने हैं, तो एक तरह से वो कंपल्सेशन नहीं है, मतलब उसके लिए वो क्या है कि कंपल्सरी नहीं है बिल्कुल भी, और उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, राज्य को ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और उसके लिए कोई भी न्यायालय में वाद भी नहीं चलाया जा सकता। ये इससे मतलब ये है। तो यहाँ पर कहा गया कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं, और ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है बार बार। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। बिल्कुल ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, अनुच्छेद 48 में किया गया है। यह क्वेश्चन भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा नहीं किया जाता। यह कथन किसका है? किसने कहा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में? तो यह कहा है के टी शाह ने कहा है, के टी शाह के द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा एम.एस. रंधावा ने लिखा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विस्तृत संगणना कब कराई गई थी? भारत में प्रथम विस्तृत संगणना कृषि, यहाँ पर आता है कृषि संगणना कब कराई थी? ये कृषि संगणना कराई थी 1970-1971 में कराई गई थी। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक जोत वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक जोत जिन पर जहाँ पर जोत है होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सर्वाधिक जोत वाले राज्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि इकोलॉजी जोन, भारत में कृषि इकोलॉजी जोन कितने हैं? कुल कितने जोनों में भारत को विभाजित किया गया है कृषि इकोलॉजी जोन में? तो यहाँ पर 20 जोन हैं, भारत में कृषि इकोलॉजी जोन 20 हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पंतनगर में स्थापित किया गया है, GBPAU पंतनगर, यानी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया तो वह पंतनगर में किया गया, 1960 में किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यह अगला क्वेश्चन है। तो मिश्रित कृषि से मतलब होता है कि जैसे कि पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, और जितने भी जैसे डेयरी से संबंधित होते हैं, जैसे कि पशुपालन संबंधी डेयरी या कोई भी कुक्कुट या जैसे कि मुर्गा पालन करना इत्यादि, जितने भी और जो कार्य जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं वो सबको एक साथ जोड़ करके यहाँ पर किया जाता है, वह मिश्रित कृषि से संबंधित उसको कहा जाता है। तो पशुपालन प्लस कृषि कार्य, कृषि उत्पादन करना, अनाजों का उत्पादन करना, यह सभी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों के सबसे अधिक उपभोक्ता राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? तो एग मार्क ये होता है कि जो वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित होता है, जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं वस्तु गुणवत्ता के आधार पर ये एग मार्क यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? अगला क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है,
एक बार फिर सुनते हैं दोबारा से क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है, उसको क्या कहते हैं जिससे कि रक्त का दाब नापा जाता है। जैसे हम कहते हैं बीपी नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर। स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वो कौन सा प्राणी है, तो ये होता है केचुआ। केचुआ जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, कौन सी जो चीज़ है जो हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है, तो यह है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित की गई थी होती हैं, तो लिम्फोसाइट के द्वारा रक्त में प्लाज्मा जो एंटीबॉडी होती है वो बनाई जाती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को ये निर्माण करने का भी कार्य यहाँ पर ये करती है। तो रक्त में प्लाज्मा एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनती हैं, जिनको RBC कहते हैं। RBC लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि रेड ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है, और इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर जो एक मज्जा होती है उसमें इसका निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं अस्थिमज्जा, और वहीं पर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है, तो 90%, वहाँ पर 90% जल होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा पूरा ये 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन भी आपको उसको दबा दीजिए, ताकि आगे से भी हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो देते रहें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आगामी परीक्षा में इसमें ये 51 क्वेश्चन है, इनमें से आपको निश्चित रूप से